हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही थी तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। आज चैप्टर 6 है, क्लास 5 का जो करवा रही हूँ। तो आज चैप्टर 6 है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं अपन। तो ये बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात जो है वो घड़सीसर यानी पानी तालाब वालाब के लिए है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, अपना पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं। अल बिरूनी की नज़र, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो अल बिरूनी था जो उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था अपने भारत, तो उसके बारे में कि यह बहुत साल पहले यात्री था। एक तो ये याद रखना है कि यह एक यात्री था और अपने भारत आया हुआ था। कहाँ से आया हुआ था? उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था। अल बिरूनी एक यात्री था जो उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था, ठीक है। और जब ये आया तो इसने भारत में बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा और इन पे नज़र डाला। और इसने क्या कहा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। जो उन्होंने घड़सीसर तालाब देखा था पानी भरने के लिए, यहाँ पे बनवाया हुआ था। बहुत बड़ी कहानी है, उसको पढ़ने में कोई वो नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें बात करते हैं। घड़सीसर जो ये अल बिरूनी जो आया हुआ था उज़्बेकिस्तान से, तो उसने यहाँ पे देखा बहुत गहराई से और इसने ये क्या कहता है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते भी अलग अलग होते हैं। ये जो तालाब बना हुआ था इसकी बात बताया है अल बिरूनी ने। कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था। इसमें आगे बात करते हैं। आगे ये बना हुआ है, जो तालाब बना हुआ है घड़सीसर तालाब, तो ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे पानी भरने के लिए बना हुआ है। पानी की जब किल्लत पड़ जाती है, बावड़ियाँ बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, तो ये पानी काम आता है बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को बात करना है कि जो दड़की माई का एक चैप्टर यहाँ पे मिलेगा अपन को। तो ये दड़की माई के बारे में अपन को ये जानना है कि ये दड़की माई है, इनका संबंध कहाँ से है। दड़की माई का संबंध राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव से है, ठीक है। मतलब राजस्थान के अलवर जिले में ये रहती हैं। कौन? दड़की माई। अब इन्होंने क्या किया है दड़की माई ने कि राजस्थान में जब पानी की कमी वगैरह आती है तो यहाँ की जो औरतें थी वो पूरा दिन कामकाज में लगी रहती थी, मतलब बहुत ही परेशान रहती थी। पानी की भी कमी हुआ करती थी, जानवरों को भी पानी नहीं मिल पाता था। पानी की परेशानी होने के कारण तो उन्होंने जो एक तरुण भारत संघ था, इसकी सहायता से इन्होंने एक संस्था बनाई और एक नया तालाब बनवाया। किसने? दड़की माई ने। तो इनका ये योगदान है यहाँ पे दड़की माई का। दड़की माई का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है और इन्होंने क्या किया कि तरुण भारत संघ की सहायता से इस गांव की औरतों के जानवरों के लिए पानी भर जाने के लिए एक तालाब बनवाया था। किसने? दड़की माई ने। और अल बिरूनी एक यात्री था। कहाँ से आया हुआ था? उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था। बाकी कहानी पढ़ने लायक ऐसी कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिए हुआ है पानी के प्रयोग, यानी कि पानी का प्रयोग पढ़ना है कि पानी का प्रयोग किस किस में होता है। तो नॉर्मल ये तो अपन जानते हैं कि पानी का प्रयोग नहाने धोने, खाना बनाने, खाने में, कपड़े धुलने में, इन सब में पानी का प्रयोग होता है। ये कहानी पोयम टाइप में दी हुई है, इसको पोयम को याद रखना है। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाह डूबी डूबी पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। इसको याद रखना है कि ये दिया किसने था। ये कहानी याद, पोयम याद नहीं रखना है। ये शिशिर शोभन अस्थाना ने कब? दिसंबर 1985 को। ये याद रखना है मेनली, तो इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है मृत सागर के बारे में। आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा कि जब नॉर्मल गिलास के पानी में एक नॉर्मल पानी मतलब साफ़ पानी लेते हैं एक गिलास में और इसमें नींबू को डालते हैं तो वो नहीं तैरता है, और यदि इसी पानी में नमक को मिला करके फिर नींबू को डालते हैं तो नींबू तैरने लग जाता है। ये पॉइंट पढ़ा होगा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये मृत सागर इसी से कुछ है। देखते हैं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन जो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीना सागर है, ये याद रखना है। मृत सागर क्या है? मृत सागर यदि आता है, मृत सागर किसे कहते हैं? तो जो सबसे नमकीना सागर हो, दुनिया का सबसे नमकीना सागर है, उसे हम मृत सागर कहते हैं। इतना नमकीना कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक
यानी कि 1 लीटर पानी और 300 ग्राम नमक उसमें घुला हुआ होता है। यदि एवरेज की बात करें तो क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। जैसे पानी में नींबू, यदि नॉर्मल पानी लेते हैं तो नींबू नहीं तैरता है, नमक के पानी में लेते हैं तो नींबू तैरने लग जाता है। इसी तरह यहाँ भी है कि यदि नमक वाले पानी में करते हैं तो तैरने लग जाता है। ठीक, में ये नेक्स्ट पॉइंट है कि दांडी यात्रा कब हुई थी और किसने करवाया था? दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने नमक तोड़ो कानून जो यात्रा बनवाई थी वही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। ठीक, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा हुआ था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो सकता है? ये सब याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है कि जो दांडी यात्रा थी वो कब हुई थी? 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। और ये शुरू कहाँ से हुई थी? अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा हुई थी। कहाँ से? अहमदाबाद से। ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो अहमदाबाद से शुरू हुई थी। कहाँ तक हुई थी ये? समुद्र तट तक, दांडी के समुद्र तट तक, इसलिए इसका नाम हो गया दांडी यात्रा। ठीक है, यहाँ पे इतना ही याद रखना है। और तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। जो नमक बनाने की है, तो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर कैरियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। यानी तेज़ धूप निकलेगी तो पानी सूख जाएगा और नमक रह जाएगा। यहाँ पे ये नमक बनाने के लिए बताया गया है। इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। अब आगे की चैप्टर की बात करेंगे। ये वाष्पीकरण के बारे में बताना है, तो वाष्पीकरण यानी वाष्पित हो जाता है पानी। बस यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है मच्छरों की दावत। यानी कि मच्छरों की दावत में मच्छरों से फैलने वाले रोग भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मच्छरों से फैलने वाला रोग यहाँ पे मिलेगा अपन को, वो मिलेगा कौन सा? मलेरिया। तो मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। कौन से मच्छर से? मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ इसमें क्या याद रखना है कि मलेरिया फैलने, एक तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से काटने से फैलता है। ठीक, और इसमें दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि मलेरिया की जो दवाई है वो कहाँ से कैसे बनती है? तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। याद रखना है कि मलेरिया की दवाई सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग इसकी छाल को उबाल कर छान कर ही पी जाते थे, लेकिन अब उस छाल से दवाई बनाई जाती है। जो वहाँ पे जहाँ हॉस्पिटल होती हैं, अस्पताल होती हैं, तो वहाँ पे भी ये मिलती है। दूसरी बीमारी यहाँ पे एनीमिया मिला। तो ये एनीमिया कैसी, मतलब किसकी कमी से रोग होता है? ये एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। यानी एनीमिया की कमी यदि ना हो, क्या खाएं पिएं कि एनीमिया की कमी ना हो, मतलब आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, एनीमिया रोग ना हो, तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। ये आयरन की कमी को पूरा करती हैं। इसमें यही दिया हुआ था, बस ये पॉइंट है। और देख लेते हैं। हाँ, ये चीज़ भी है कि मच्छर, ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, डेंगू एडीज मच्छर से और चिकनगुनिया एडीज मच्छर से, और ये मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलते हैं। ये आया हुआ था कि कौन से मच्छर से फैलने वाले रोग हैं, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये पॉइंट याद रखिएगा आप। इसके लिए सावधानी बच्चों को बताना है कि आसपास गंदगी नहीं फैली हो, कचरा कूड़ा आसपास नहीं हो, सफाई रहे, तो जिससे मच्छर नहीं आएंगे, मच्छर नहीं आएंगे तो रोग नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मच्छर के पेट की कहानी इसमें पढ़ना है, तो इसमें पूरा नहीं अपन को ध्यान देना है, ओनली पॉइंट की बात करनी है कि मच्छर मलेरिया, मतलब मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये किसने खोजा था? तो ये किसने खोजा था? रोनाल्ड रोच ने इसकी खोज की थी, और रोनाल्ड रोच को सन 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही देखना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आइए, इस चैप्टर में पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, ये जो बछेंद्री पाल थी उनके बारे में ये कहानी दी हुई है। तो उनके बारे में ये पढ़ते हैं। इनके जो गुरु थे ज्ञान सिंह, ये थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो इनको सब सिखाते थे बछेंद्री पाल को। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो होती है ग्रुप लीडर की, वो कौन कौन सी है। यदि आप कहीं जा रहे हो ग्रुप में, यानी कि 5-6 लोगों का ग्रुप बना हुआ है और आप उस ग्रुप के लीडर हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, यानी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी यहाँ बताई गई है। तो देखते हैं, फर्स्ट है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना,
ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो ना चल पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। जब ये लोग पर्वत पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर, तो उनके लिए ग्रुप लीडर की बात हुई है, तो ये ध्यान रखना है। आगे और क्या पढ़ना है इसमें, बछेंद्री पाल के बारे में अपन को जानना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बछेंद्री पाल के बारे में क्या है दिया हुआ है, ये भी याद रखना है यहाँ पे कि जब पर्वतों पर चढ़ते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, मतलब जब चढ़ते हैं सीधे तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना होता है, कमर सीधी रख के चलना होता है। और जब हम मतलब पर्वतारोहण की भाषा में जब पर्वतों पर, चट्टानों पर को ज़मीन पर चढ़कर चलते हैं, तो जब उन चढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रैपलिंग कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अपन को ऊंचाई पर चढ़ना है। और आगे देखते हैं, ये बछेंद्री पाल के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले याद रखना है कि बछेंद्री पाल भारत की क्या थी, भारत की पहली महिला बनी थी। ठीक है, इनको याद रखना है सबसे पहले कि बछेंद्री पाल, यहाँ पे उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। आप पहाड़ी लड़की स्कूल में पिकनिक के लिए गई, वहाँ अपनी सहेलियों के साथ, ये बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ रही, ठीक है। वहाँ खेल खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। ये बछेंद्री पाल की कहानी है। कब, कितने वर्ष की थी ये, जब 12 वर्ष की थी तब इसने ये काम किया। ठीक है, फिर बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। इनके जो गाइडर थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, फिर 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। कब चुना गया था, 1984 को। फिर 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ने के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती तो बेहद थकी हुई थी। यहाँ पे ये पॉइंट पूरा दिया हुआ है, मेन अपन को याद रखना है कि बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल नाम की सागरमाथा भी कहते हैं, नेपाल का भाग है, नेपाल में आती है, पर कदम रखा था। कब रखा था, 23 मई सन 1984 को। उसकी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8900 है। और दूसरी बात यहाँ पे मेन याद रखना है, तो कौन सी याद रखना है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला थी, पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि पर्वतारोहण को, जो पर्वतारोहण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पर्वतारोहण को एडवेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्वतारोहण को एडवेंचर कहते हैं। ये चीज़ें याद रखना है, यदि आ जाता है तो एडवेंचर कहते हैं। चट्टानों पर चढ़ते समय कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चढ़ना है। और दूसरी चीज़, बछेंद्री पाल के बारे में क्या याद रखना है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इन्होंने 23 मई सन 1984 को, कब, 23 मई सन 1984 को दिन में 1:07 पर कदम रखा माउंट एवरेस्ट पर। ठीक, यहाँ से इतना ही याद रखना है। ग्रुप लीडर की बातें बता ही दिया है, ग्रुप लीडर के बारे में जो याद रखना है वो याद रखना है। बस यहाँ पे आगे चलते हैं, एक और चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बोलती इमारतें। ठीक है, बोलती इमारतों में क्या पढ़ना है कि जो गोलकुंडा का किला है, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है कि गोलकुंडा का किला कहाँ है। तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, ये ध्यान रखना है। कहाँ पे, हैदराबाद में। हैदराबाद में इस किले की क्या विशेषता है, ये भी थोड़ा याद रखना है कि ये किला आखिर क्या है। तो यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे है, जो गोलाई की तरह बने हुए निकली हुई हैं, उसके बारे में बताया। किला बहुत बड़ा किला है, अभी आगे दिखाऊंगी। तो इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। ये जो गोलकुंडा का किला है उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा है गोलकुंडा का किला, ध्यान रखना है। इसमें क्या और क्या दिया हुआ है, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया, ये उसी के बारे में बताया हुआ है। अपन को इतना याद रखना है कि जो गोलकुंडा का किला था, तो वो गोलकुंडा का किला कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है, और यह किसने बनवाया था, तो ककातीय वंश थे, उन्होंने गोलकुंडा का किला बनवाया था। यहाँ पे मैं आपको गोलकुंडा का किला दिखा देती हूँ, ये बना हुआ है गोलकुंडा का किला, आप इसको देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। तो यहाँ पे और आगे बात करते हैं। यहाँ पे जब टेलीफोन नहीं था तब की बात है,
दादी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। मतलब जो ये गोलकुंडा का किला है, इसमें से एक जो फतेह दरवाज़ा है, तो उसमें एक ये विशेषता है कि जो भी कुछ पूरे किला में सुनाई दे, यहाँ पे ऐसा बोलो फतेह दरवाज़ा जो है वहाँ पे बोलने से जो पूरा महल है राजा का, पूरे महल में सुनाई देता है। ये गोलकुंडा किले की एक विशेषता है, उसमें से जो फतेह दरवाज़ा है उस दरवाजे की ये विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा किला है, इतना ध्यान रखना है। किसने बनवाया था? काकतीय राजवंशों ने। और ये कहाँ है? हैदराबाद में है। ये गोलकुंडा देखकर वापसी में बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम भी गए थे। ये गोलकुंडा के बारे में ही बताया गया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ये चैप्टर इतना ही है। अब यहाँ पे ये आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर